अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं खुर्शीद पलक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंसेस। जी नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लेबॉर्ट्री में हम कागुलेशन प्रोफाइल की स्क्रीनिंग के लिए कौन से टेस्ट करेंगे और कौन से तरीके से करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कागुलेशन प्रोफाइल की जो एक्सटेंसिव पाथवे था उसकी चेक करने के लिए जो टेस्ट डिस्कस किया था वो था फ्रोथ्रम्बिन टाइम। इस वीडियो में हम जो दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन प्रोफाइल की जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में वो है एक्टिवेटेड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। लेट सपोज अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, उसको पिस्टेक्सिस है, गम ब्लीडिंग है, इंट्राक्रीनियल ब्लीडिंग है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, या उसकी स्किन पे रैशेस है, या अदर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, तो उसको चेक करने के लिए उसका जो मेन काज है वो चेक करने के लिए हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट करना ज़रूरी है? ज़रूरी क्या है? सबसे पहले कि आप लोग उसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो आप लोग चेक करें। इसके बाद आप लोगों ने उसका जो ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, उसको आप लोगों ने चेक करना होता है। फिर बाद में आप लोगों ने कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करने के लिए पीटी एपीटीटी को चेक करना होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि उसका जो विटामिन वगैरह में कोई डिफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, या लीवर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो आज जिस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो कोगुलेशन प्रोफाइल से रिलेटेड है। इससे पहले हमने जो एक्सटेंसिव पाथवे था और उसके जो फैक्टर थे वो उसके लिए जो टेस्ट था लेबॉर्ट्री में, स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो हमने डिस्कस किया था, जो कि प्रोथ्रम्बिन टाइम था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स है उसकी जो उसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमारे साथ जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम आते हैं उसको चेक करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो है एक्टिवेटेड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले आप लोगों की ज़रूरी होना चाहिए कि इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर हैं। तो हाँ, इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रम्बिन है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है और फैक्टर 12 है और फाइब्रिनोजन है। ये फैक्टर हमारे साथ है इंट्रिंसिक पाथवे में। अब इस फैक्टर को चेक करने के लिए हम जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं वो है एक्टिवेटेड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब हर एक टेस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं टेस्ट की, और कुछ उसकी जो प्रोसीजर है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, या तो मैनुअल तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या तो सेमी ऑटोमेटेड मशीन से हम परफॉर्म करते हैं, या फुल ऑटोमेटेड मशीन से हम परफॉर्म करते हैं। याद रखिए, जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है या फुल ऑटोमेटेड मशीन होता है उसका तो जो तरीक़ाकार होता है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन वहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसको मेंटेन रखना, मशीन का जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम जो मैनुअल तरीक़ाकार है वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जहन क्लियर हो। अगर लेट सपोज हमारे पास मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है ऑन द स्पॉट, या कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए आया मेरी जो सैंपल है इसमें डिफेक्ट है या मशीन में प्रॉब्लम है, इसको मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए फिर हम मैनुअल तरीक़ाकार भी यूज़ कर सकते हैं कि मैनुअल तरीके से हमें पीटी ईपीटीटी किस तरह आते हैं। तो एफईटीटी को फाइंड आउट करने के लिए जो मैनुअली हम मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ईपीटीटी रीजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड है। आप लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा वॉच होनी चाहिए, और साथ में आप लोगों के पास सिट्रेटेड प्लाज्मा होनी चाहिए। ये सोडियम सिट्रेट ट्यूब है, इसमें आप लोगों के पास सैंपल होनी चाहिए, और साथ में आप लोगों के पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए जो कि कैल्शियम ट्यूब ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो अब ये आगे ये जो प्रोसेस है ये किस तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले हर एक टेस्ट के लिए ज़रूरी चाहिए, आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि उस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो कौन से प्रिंसिपल के बेस पे काम करते हैं। तो टेस्ट का जो प्रिंसिपल है, हम क्या करते हैं, हम सिट्रेटेड प्लाज्मा यूज़ करते हैं, और फिर हम प्लेटलेट सब्सटीट्यूएंट फैक्टर 12 एक्टिवेटर ऐड करते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं जो कि स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, और हम उस टाइम को क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे साथ एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन टाइम होते हैं। अब हम ये प्रोसेस किस तरह करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप लोगों को ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों को
याद रखिए। टेस्ट प्राइस शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आप लोग जो टेस्ट की रीजेंट है वो आप लोग रूम टेम्परेचर पे लाएं, और साथ में जो सिट्रेटेड प्लाज्मा है और जो पेशेंट प्लाज्मा है, और आप लोगों के साथ जो कंट्रोल है वो आप लोग क्या करें, जो बॉडी टेम्परेचर है यानी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आई। तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट प्रोसीजर को। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने सैंपल कितनी लेनी है। तो आप लोग लेंगे 100 माइक्रोलीटर सैंपल को। तो मैंने रजिस्टर को 100 पे पेट किया। हम लेंगे 100 माइक्रोलीटर सैंपल। मैंने इसको ग्लास स्लाइड में ऐड किया। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं 100 माइक्रोलीटर लूँगा एपीटीटी रीजन, एक्टिवेटेड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन जो रीजन है वो लूँगा। मैंने इसमें ऐड किया एक्टिवेटेड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन रीजन। अब दोनों यानी सिट्रेटेड प्लाज्मा, और जब आप लोगों ने दोनों को मिक्स किया एक्टिवेटेड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन को, तो फिर आप लोग स्टॉप वॉच ऑन करेंगे फॉर 3 मिनट। आप लोग इसको 3 मिनट्स की इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोग रखेंगे फॉर 3 मिनट्स। अब मेरे साथ 3 मिनट्स पूरी हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड को ले लिया, और अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। मेरे साथ जो सैंपल है, ऐड करने से पहले मैं स्टॉप वॉच को स्टॉप करूँगा। मैंने स्टॉप किया, आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देखें। अब मैंने इसमें क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया और मिक्स किया। मिक्स करने के साथ साथ आप लोग इधर स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप लोग चेक करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे। वाटर बाथ में हमारे साथ तो ड्राई बाथ है, आप लोग वाटर बाथ में रखेंगे, और इसका जो सेकंड है वो आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। कि क्लॉट फॉर्मेशन हो गया कि नहीं। अब मैं इसको चेक करता हूँ ना क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग अभी देखें ना, जो स्टेबल क्लॉट है, फॉर्मेशन है। अब मेरे साथ बिल्कुल स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, देखिए आप लोग। और मेरे साथ टाइम आ गया है 34 सेकंड। आप लोग देखिए इधर पे, आप लोगों के साथ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ जो क्लॉट है वो फॉर्मेशन हो गया है, और टाइम क्या है 34 सेकंड पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। याद रखिए कि एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज है हमारे साथ वो है कुछ लेबॉर्ट्री का 30 से लेकर 35 तक होता है, कुछ लेबॉर्ट्री का 25 से लेकर 35 तक होता है, और कुछ का 30 से लेकर 40 सेकंड तक होता है। लेकिन ये जो नॉर्मल रेंज है ये आप लोगों की कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से कंट्रोल यूज़ किया है, कंट्रोल का रेंज क्या है। तो कंट्रोल के रेंज के साथ वेरिएशन करता है इसका जो रेंज है। अब लेट सपोज अगर मेरे पास एपीटीटी का जो नॉर्मल रेंज है उससे प्रोलॉन्ग आ गया, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमारे साथ जो डिजीज़ है DIC, डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation हो सकता है, हेमोफीलिया, फैक्टर 9 और फैक्टर 8 डिफिशिएंसी हो सकता है, और साथ साथ में हमारे साथ लिवर डिजीज़ हो सकता है। इसके अलावा हम जो हेपरीन एडमिनिस्ट्रेशन थेरापी है, मॉनिटरिंग ऑफ हेपरीन है, वो हम इससे चेक कर सकते हैं एपीटीटी से। और साथ में हम फैक्टर 9 और 12 की जो फैक्टर है उसको चेक करने के लिए हम भी एपीटीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट द एक्टिवेटेड टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। अगर किसी को भी इस में कोई थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं, और किसी को भी अगर कोई भी टॉपिक पे थोड़ा बहुत मुश्किलात हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाए। और याद रखिए, आप लोग अपनी सजेशंस और अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।